जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। अक्सर हम सोचते हैं कि मीठे में क्या खाया जाए जी इफ्तार में, चलें कभी खीर बना लेते हैं, कभी फीरनी बना लेते हैं। फ़ालूदे का जो एक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जी उस वाली जगह का बड़ा मज़े का फ़ालूदा होता है, वहाँ से ले आते हैं। फैमिली फ़ालूदा बोल एक मेरी फैमिली फेवरेट सीक्रेट रेसिपी है, वो मैं आपके साथ कर रही हूँ शेयर। और बजट में रहते हुए आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस रेसिपी के बारे में ये है कि ये बहुत ही कम खर्चे में बनने वाली है। बिकॉज़ अगर आप देखिए आजकल जब हम फ़ालूदा का कोई एक ग्लास लेते हैं तो आई थिंक अराउंड 180, 220, 250 डिपेंड करता है कि वो कितना स्पेशल फ़ालूदा है। तो कहीं ज़्यादा स्पेशल फ़ालूदा आप घर पे बना सकती हैं कम प्राइस पे। बिकॉज़ ये टोटल जो इस रेसिपी की, इस डिश की कॉस्ट है वो ज़्यादा है, लेकिन जब आप उसको डिवाइड करेंगे उन लोगों में जितने सारे लोग इसको खा सकते हैं तो ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया कि दूध को यहाँ पे उबलने के लिए रख दिया और बड़े गौर से इसके स्टेप्स देखने वाले हैं। बिकॉज़ अगर आप इस रेसिपी को एज इट इज़ जो है वो फॉलो करेंगे तो इट्स गोना बी रियली रियली यम। कॉल्स अगर करना चाहें बिल्कुल कर सकती हैं, कोई फरमाइश कोई सवाल बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हल्की आंच पे ये दूध उबल रहा है। अगर खुले दूध का इस्तेमाल करेंगे तो और ज़्यादा फ़ालूदे का मज़े का फ्लेवर आएगा। सबसे पहले मैं इसमें खोया शामिल कर दूँगी। खोया यहाँ पे मेरे पास फ्रीज़र से निकला हुआ है, ठंडा है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं इस वक्त शामिल करूँगी। अगर रूम टेम्परेचर का हो तो आप थोड़ी देर के बाद भी इसमें ये खोया शामिल कर सकते हैं। अच्छा, हल्की आंच पे ये पकता रहेगा। साथ में हमने एक मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ है और ये मिक्सचर है जनाब फ़ालूदे का मिक्सचर। इस मिक्सचर में मैंने जो फ़ालूदे की सवैयाँ होती हैं वो शामिल की हैं, रंग बिरंगी नहीं, जो बिल्कुल एक ही कलर की होती हैं वो वाली शामिल की हैं। साथ में मैंने इसमें जो है वो तुख्म मलंगा यानी कि तुख्म बालंगा शामिल किया है। ये मैंने शामिल किया है भर के 1 खाने का चमचा, इससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज़ जब ये फूलेगा तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा देखने में। तकरीबन मैंने 20 ग्राम बादाम और 20 ग्राम पिस्तों को चॉप करके इसमें शामिल किया है। हाफ़ कप चीनी मैंने इसमें शामिल की है और बहुत ही थोड़ा सा रोज़ एसेंस मैंने इसमें शामिल करके इन सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लिया। तो यहाँ पर ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया, दिस इज़ रियली रियली खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार सा ये एक मिक्सचर है। ये मैं शामिल कर दूँगी 1 लीटर दूध में, जिसमें मैंने खोए का इस्तेमाल भी ऑलरेडी किया हुआ है। इसमें हमने चीनी भी शामिल की है। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, चीनी है, तुख्मे बालंगा है, इसमें फ़ालूदे की जो सवैयाँ होती हैं वो है, इसमें हमने रोज़ एसेंस शामिल किया है। और एक मज़ेदार सी बात कि इस फ़ालूदे को हम 2 मज़े की यमी सी चीज़ों के साथ बनाएंगे, जिसमें एक तो हम शामिल करेंगे इसमें जामे शीरी और दूसरा हम इसमें शामिल करेंगे मज़ेदार सी वॉल्स की वनीला आइसक्रीम। वनीला भी शामिल कर सकते हैं और आप इसमें जो है वो कुल्फ़ा भी शामिल कर सकते हैं। तो इस वक्त इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर दूँगी जामे शीरी, और जामे शीरी हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। देयर यू गो। इसका एक मज़े का रिफ्रेशिंग सा फ्लेवर आएगा। इसी के साथ साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी, तकरीबन हमारे पास 20 ग्राम बादाम है और 20 ग्राम ही पिस्ते मौजूद हैं, ये हम शामिल करेंगे। और ये जितनी देर तक पकेंगे ना इस दूध में उतनी ज़्यादा आपको ये मज़े की एक डिश लगेगी। अच्छा, नाउ यू हैव टू वेट कि एक बड़ी ज़रूरी बात कि इस वक्त आप इसमें बहुत ज़्यादा मिठास शामिल नहीं कर सकते। इसी वजह से मैंने इसमें सिर्फ हाफ़ कप चीनी शामिल की है। उसकी वजह ये है कि ये जो हम इसमें नूडल्स शामिल किए हैं ना, हमने बेसिकली जो सवैयाँ हमने शामिल की हैं फ़ालूदे की वर्मिसेली, उसको पकने में टाइम लगता है। तो अगर आप बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ में शामिल कर देंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा उसको गलने में, उसको पकने में। और यहाँ पर हल्की आंच पर हम इसको चलाते रहेंगे। एक और टिप कि जब आप इसको पका लें, पकाने के बाद इसको ठंडा करना लाजमी है। अगर आप इसको ठंडा नहीं करेंगे और आप गरम गरम फ़ालूदे में जो है वो आप आइसक्रीम शामिल कर देंगे तो होगा क्या जनाब, होगा ये कि सारी चीज़ें बिल्कुल पिघल जाएंगी और आपको समझ ही नहीं आएगा आइसक्रीम कहाँ गई। एंड वी आर गोना सर्व इट इन अ बोल। हम इसको बड़े से प्याले में सर्व करेंगे, बिकॉज इस रेसिपी का नाम ही है फैमिली फ़ालूदा बोल। जेली हमने बना के रख ली है। आप रास्पबेरी जेली का इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी कोई सी भी लाल रंग की जेली का इस्तेमाल कर सकती हैं, और कोई सी भी जो है वो आप इसमें हरे रंग की जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। शाजिया भी है हमारे साथ, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आयशा, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको रोज़ा, और बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से आप। थैंक यू, और बहुत बहुत दूसरी शुक्रिया। सबसे बड़ी बात है कि इतनी अच्छी रेसिपी बता रही है। एक तो मैं मीठे का सोच रही थी कि क्या मीठा बनाना चाहिए, तो आप ये जो फैमिली फ़ालूदा बाउल बना रही है, मीठे एज अ डिज़र्ट बहुत अच्छा बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बन सकती हो। कोई फरमाइश करना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें, बिल्कुल पूछ सकते हैं। एक तो पहले मैं ना मदर्स डे की सबको बहुत, जितनी भी मदर्स हैं उनको मैं कहूँगी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स आउट देयर, जो कि हमें इतना अच्छा पढ़ा लिखा कर सब कुछ करके इतना हमारे लिए किया है, हमें आज
नाम पे पहुंचाया। बिल्कुल। सबको मैं कहूँगी सल्यूट टू ऑल द मदर्स। दूसरा, मैं आयशा बहुत अच्छी रेसिपी बनाती हैं, मछली का रमजान के हवाले से अच्छी रेसिपीज लेकर आती रही हैं, और आपको और आपकी टीम को कांग्रेस। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया कॉल करने के लिए। और वाकई हैप्पी मदर्स डे जनाब तमाम माओं को। और हम कहते हैं ना कि आज टॉपिक भी हमारा ग्रैटिट्यूड ही है कि किस तरह से जो है वो शुक्र अदा किया जाए हर चीज़ का। तो सबसे बड़ी सबसे इम्पॉर्टेंट हस्ती ही मुझे लगता है कि जितने भी हमारे लोग जिनको हम लाइक इंसानों की सूरत में जानते हैं, माँ से ज़्यादा प्यार करने वाला कोई शख्स हो ही नहीं सकता। दिस अनकंडीशनल लव इज़ समथिंग जिसको आप कंपेयर भी नहीं कर सकते किसी और प्यार, किसी और किस्म के प्यार से, किसी और किस्म के रिलेशनशिप से। अच्छा, यहाँ पर देखें कि जो सवैयाँ हैं वो गलनी काफ़ी हद तक स्टार्ट हो गई हैं। सो आई एम गोना चॉप सम बनानास। इसमें मैं जो फ्रूट इस्तेमाल करूँगी, जैसे कि आपको पता है कि जब फालूदे के लिए आप कोई भी फ्रूट इस्तेमाल करते हैं तो यूजुअली आप कैंड फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ हम अपने काउंटर को भी करेंगे साफ़। तो ये कैन फ्रूट हमारे पास है, ये जेली हम इसमें करेंगे इस्तेमाल, क्रीम इसमें जाएगी, आखिर में इसमें हम आइसक्रीम शामिल करेंगे और बनानास। फ्रूट्स को गलती से भी अभी जब ये पक रहा हो तब शामिल नहीं करना। अच्छा, अब मैंने क्या किया है साइड पे कि मैंने तकरीबन 1.5 खाने के चमचे के बराबर कॉर्नफ्लावर को घोल के रखा हुआ था और ये मैं शामिल कर दूँगी हमारे इस मिक्सचर में। तो ये हमारे पास तकरीबन 1.5 खाने का चमचा कॉर्नफ्लावर था और अच्छी तरह से हम इसको करेंगे मिक्स। आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड करना है, बिकॉज होता क्या है कॉर्नफ्लावर ऐड करने से कि एकदम से ही जो है ना वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। यू डोंट वांट दैट, बिकॉज इसमें अभी हम आइसक्रीम भी शामिल करेंगे। तो हमें देखना है कि हमें कितना गाढ़ापन चाहिए। अच्छा, एक चीज़ कि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो जब कोई भी चीज़ गर्म होती है तो वो आपको थोड़ी सी पतली लगती है कंसिस्टेंसी में, एंड जैसे ही वो चीज़ ठंडी हो जाती है और हम तो उसको एक्चुअली यख ठंडा सर्व करेंगे तो वो और ज़्यादा जो है वो गाढ़ी फिर आपको फील होती है। तो ये मैंने पूरा 1.5 खाने का चमचा कॉर्नफ्लावर शामिल कर दिया है। आइसक्रीम भी हम इसमें करेंगे ऐड, लेकिन अभी नहीं, जब ये अच्छा सा ठंडा हो जाएगा। अगेन अनदर टिप कि जब भी आप कॉर्नफ्लावर किसी चीज़ में शामिल करें, वेदर इट्स सूप, चाहे कोई मीठी चीज़ हो, तो उसको पकाएं, उसको तकरीबन आधे या 1 मिनट के लिए लाजमी पकाएं ताकि उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और हमेशा जब भी उसको अलग से डिज़ोल्व करें, जैसे मैंने अलग से डिज़ोल्व करके ऐड किया है दूध में, पानी में, किसी भी चीज़ में, तो जिस चीज़ में डिज़ोल्व करें वो बहुत गर्म नहीं होनी चाहिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा उबलते हुए गर्म दूध में एज इट इज़ ड्राई कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया तो फ़ौरन लम्स बन जाएंगे। कॉलर भी है हमारे साथ, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, और कॉल आप हमें कर सकती हैं, कोई भी फरमाइश, कोई भी सवाल करना हो, मोस्ट वेलकम। एंड दिस इज़ रेडी। बाय द वे, ये जो कंसिस्टेंसी है इसकी, दिस इज़ परफेक्ट। अच्छा, किसी भी शीशे के प्याले में निकाल के आप इसको ठंडा करें, इससे बेहतर है कि आप इसको एज इट इज़ पहले ठंडा करें ताकि बहुत ज़्यादा जो है वो गरम ना रहे जब आप इसको किसी भी शीशे के प्याले में ऐड करें। शाहीन हमारे साथ हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। क्या आप पूछना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाहूँगी कि इसको ठंडा करना पड़ेगा पकाने का? क्या पूछ रही हैं? मैं ये पूछ रही हूँ कि इसको ठंडा करना पड़ेगा पकाने का? बिल्कुल ठंडा करना पड़ेगा। मैं अभी वही कर रही हूँ, मैंने इसका फ्लेम बंद कर दिया है, ये अभी अच्छा सा ठंडा हो जाएगा और जब मुझे लगेगा ना कि इसका धुआं नज़र आना ख़त्म हो गया है तब मैं इसको एक शीशे के प्याले में ऐड कर दूँगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और ठंडा तो करना पड़ेगा लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको ठंडा करने में, बिकॉज़ मेरे प्रेप शेफ जो है उनको भी यही बता रही थी कि एक जो स्टील का एक जो बोल होता है ना, जिसको आप यूजुअली परात भी कहते हैं, जो कोई सा भी खुला बर्तन हो, आप उसमें इसको जल्दी से ठंडा कर सकते हैं। घर में डाइनिंग टेबल पे आप जो है वो उसको रख सकते हैं, ऊपर आप फ़ैन चला सकते हैं, उस पर ठंडा कर सकते हैं, लेकिन इट्स ओके, वी आर गोना गिव इट सम टाइम। यहाँ पे हम जो है वो इसको थोड़ी देर एज इट इज़ ठंडा करेंगे। और एक टिप अगेन आपके साथ शेयर करती हूँ, एक मैं लाऊंगी बोल और उस बोल में इसको ठंडा करने का तरीका ये है कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म हो एंड यू आर ऑलवेज अफ्रेड कि ऐसा ना हो कि शीशे का बोल है जनाब चटक जाए, तो उसके लिए एक टिप ये है कि पहले थोड़ा सा ऐड करें। इससे ये होता है कि ये चीज़ जल्दी से ठंडी भी होगी एंड बहुत चांस है कि बोल ना चटके। तो ये एक छोटी सी टिप थी कि थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करेंगे।
मोहम्मद अजीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। और शेफ़ आयशा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो आपको और आपकी पूरी टीम को भी। बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। जी और माशाल्लाह बहुत अच्छे मतलब ओकेजन्स भी हैं और हमारा मजहबी मौका भी है और आज मदर्स डे भी है, तो तमाम मदर्स को मैं अपनी तरफ से सलाम पेश करना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के थ्रू। वालेकुम अस्सलाम एंड बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपनी मदर को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं अपनी मदर को ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो गुस्सा ज़रा ज़्यादा कर लेती हैं, थोड़ा कम किया करें। आप शुक्र किया करें कि वो जो है वो सिर्फ गुस्सा ही करती हैं। और आयशा, बेसिकली आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है और माशाल्लाह इस रमज़ान भी आप हमारे साथ ही हैं डॉन पे। और सवाल आपसे ये करना था कि जिस तरह रसमलाई बनाई जाती है और उसमें गुठली रह जाती है, वो कैसे रिजॉल्व हो सकती है? ठीक है, मैं अभी बता देती हूँ, नॉट एन इशू। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। रसमलाई में जो गुठली रह जाती है, यूजुअली होता क्या है, जब हम रसमलाई को सारी चीज़ों को मिक्स करके दूध में पकाते हैं तो अक्सर हम उसका ढक्कन इसलिए नहीं लगाते कि जी दूध निकल के जो है वो फ़ौरन बाहर आ जाएगा, बिकॉज यू नो जब भी दूध उबल रहा होता है यू हैव टू बी रियली केयरफुल। हल्की आंच करके ढक्कन लगाएं, पूरा नहीं लगाएं वरना दूध फ़ौरन बाहर आ जाएगा। ढक्कन लेकिन लाजमी लगाएं, हल्का सा साइड्स पे से जो है वो खुला होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करें कि जैसे ही आपको लगे कि बस अब रसमलाई टूटने वाली है, सिर्फ तब फ्लेम बंद करें। उससे पहले तक रसमलाई थोड़ी कच्ची ही होती है। और एक और काम आप कर सकते हैं कि जब आप रसमलाई बना रहे हो, हल्का हल्का कांटे की मदद से नहीं, सिर्फ जो एक बैम्बू स्टिक होती है ना, यानी कि एक टूथपिक की तरह की पतली सी चीज़, उससे आप इंसर्ट करके देखें। तो जब आप वो बीच में इंसर्ट करके देखेंगे तो उससे क्या होगा, चेक भी हो जाएगी कि वो पकी है अभी या नहीं। दूसरी चीज़ ये होगी कि अंदर एक हल्का सा जो है वो उसमें होल होगा तो वो जल्दी से पक भी जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ कि अब एक और मसला हो गया कि जी रसमलाई बहुत ज़्यादा गल गई, अब क्या करें? तो रसमलाई को पहले से एहतियात से उठा के आप किसी भी जो है वो प्लेटर में निकाल लें। उसके बाद आखिर में दूध आपने जितना भी थोड़ा बहुत और गाढ़ा करना है वो आप करते रह सकते हैं, पर रसमलाई को पहले ही फिर आप निकाल दें। अच्छा, यहाँ पर अब मुझे लग रहा है कि अब हम मिक्सिंग कर सकते हैं। तो ये वाला जो हमारा वॉक है, इसमें मैं मिक्सिंग करूँगी बाकी की सारी चीज़ों की, और जिसमें है हमारे पास हमारा मिक्स फ्रूट, ये शामिल कर दिया। थोड़ा सा वेट करूंगी कि ये मज़ीद ठंडा हो जाए और उसके बाद फिर हम क्या क्या शामिल करेंगे ये हम बताएंगे ब्रेक से वापस आने के बाद। तो आप लोग जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार और रौनक इफ्तार में मैं शेफ़ आयशा अब्रार। आज हम बना रहे हैं दो चीज़ें, मज़ेदार सा फैमिली फालूदा बोल। वैसे हमारा हो चुका है रेडी, बस इसकी असेंबलिंग बाकी है और उसके बाद हम बनाएंगे बहुत ही झटपट जल्दी से बनने वाले पैड थाई नूडल्स। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि दूध में हमने फालूदे का पूरा मिक्सचर ऐड कर दिया। इसके अलावा हमने कॉर्नफ्लावर शामिल किया। जब दूध ठंडा हो गया, अच्छा सा लाइक रूम टेम्परेचर का एटलीस्ट हो गया, तो उसमें हमने मिक्स फ्रूट का एक पूरा कैन ऐड कर दिया। ब्रेक में मैंने इसमें बनानास शामिल किए थे, कोई मैंने इसमें क्रीम शामिल नहीं की, लेकिन इसमें अच्छा खासा 1 पाव खोया हमने शामिल किया है शुरू में। अब हम क्या करेंगे कि हम इसकी असेंबलिंग की करेंगे तैयारी, और इसकी असेंबलिंग के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू हैव अ बोल। और इसमें मैंने एक बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ ऐड की थी जो कि है करशी का जामे शीरी। ये मैंने शामिल कर दिया था तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर, ताकि उससे एक मज़े की अच्छी सी रिफ़्रेशिंग सी महक आपको महसूस हो। और इसको बिल्कुल यख ठंडा करके, बिल्कुल चिल करके खाने का जो मज़ा है ना, you're gonna love that। पिस्ते अगर आप चाहें कि आप इसमें अलग से ऐड नहीं करना चाह रहे, लाइक बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली इट्स कॉस्टली, तो आप आखिर में थोड़े से पिस्ते, तकरीबन 4-5 पिस्ते छील कर साबुत भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको इसलिए नहीं भरेंगे क्योंकि इसमें अब हम ऐड करेंगे मेन चीज़ जो कि है वॉल्स की कुल्फ़ा फ्लेवर आइसक्रीम। आप चाहें तो आप इसमें वनीला भी यूज़ कर सकती हैं, मगर द एक्चुअल चार्म इज़ इन
दिस आइसक्रीम कि जी फालूदा है तो वो ज़रा नटी सा कुल्फ़े जैसा फ्लेवर आना चाहिए। अच्छा, ये 2 पीसेस हमने ऐड कर दिए। दिस इज़ गोना बी आवर 3rd पीस। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे बादाम, पिस्ता और जो हमारी जेली थी, ग्रीन वाली जेली ऐड करेंगे। रेड वाली जेली हम इस पे करेंगे प्लेस। एंड अच्छा, ये क्रीम है मेरे पास जो कि मीठी नहीं है, मीठी वाली क्रीम नहीं ऐड कीजिएगा। ये हम ऊपर से कर देंगे शामिल, इसको यक ठंडा करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस फालूदे को स्पेशल बनाने के लिए हम इसमें ढेर सारे बादाम और पिस्ते कर देंगे शामिल। एंड देयर यू गो। अच्छा जी, इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। और अब हमारे पास टाइम हुआ है पैड थाई नूडल्स बनाने का। तो पैड थाई नूडल्स मैं बनाऊँगी, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि चिकन को कैसे काटा जाए। पैड थाई नूडल्स के लिए या जितने भी थाई और चाइनीज़ खाने होते हैं उसके लिए चिकन जब आप बोनलेस लेना, 500 ग्राम्स हमने लिए, हमेशा उसको स्लैंट काटने। इस वक्त आप देख रहे हैं, फॉर इंस्टेंस देखें, ये चिकन का एक पीस है। अगर मैं चाहूँ मैं इसको एज इट इज़ यूँ काट सकती हूँ, बट आई एम नॉट एक्चुअली कटिंग इट लाइक दिस, क्योंकि मैं इसके थ्रेड्स काटना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ बहुत अच्छी सी गले। तो इसको अच्छा सा गलाने के लिए ज़रूरी है कि नाइफ़ को ऐसे आड़ा रखा जाए। नाइफ़ को आड़ा रखने से क्या होता है कि इसके जो टिश्यूज़ हैं ना, चिकन के अपने जो टिश्यूज़ हैं वो कट जाते हैं और वो बहुत जल्दी गलती है, बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम बनती है। फिर लाइक दिस। ये हमारी जो चिकन है इसको हम आड़ा काटेंगे। इस खास नूडल्स को आप इमली के साथ भी बना सकते हैं, यानी कि जो टैमरिंड पल्प होता है उसके साथ। लेकिन जो मैंने रेसिपी खाई थी थाईलैंड में, वो जो है वो सिर्फ लेमन और विनेगर के साथ बनी हुई थी। अच्छा, जितने भी थाई खाने होते हैं ना उसमें गिलैंगल का इस्तेमाल होता है। गिलैंगल इज़ अदरक, लेकिन थोड़ा सा मीठा एक अदरक होता है। तो अगर आपके पास गिलैंगल ना हो, जो कि बहुत कम चांसेस है मिलने के, तो आप उसकी बजाय इसमें शामिल कर सकते हैं ब्राउन शुगर विद सम एक्चुअल रियल अदरक। इसको मैं साइड पर पेस्ट कर दूंगी। और अब मैं लाऊंगी हमारा वॉक। काम स्टार्ट करेंगे हमारे पैड थाई नूडल्स का। आंच तेज़ से तेज़, जितनी ज़्यादा तेज़ आंच होगी उतनी ज़्यादा स्मोकी और मज़े का इसमें फ्लेवर आएगा। सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर दूंगी सेसमी सीड ऑयल। ये मैं शामिल करूंगी सिर्फ ½ टीस्पून। और हमारे पास ब्रेक पे जाने का टाइम भी हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम एक काम और करेंगे। और वो काम हम ये करेंगे कि जो डालडा कुकिंग ऑयल है वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी, तकरीबन 2 खाने के चमचे। और इसको अच्छा सा सिजल करेंगे, बबल करेंगे। और जब आप लोग ब्रेक से वापस आ रहे होंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा ये जो है वो स्मोकी हॉट हो चुका होगा। तो जल्दी से आप लोग ब्रेक से वापस आ जाइए। और जब आप वापस आएंगे तो मैं मज़ीद काम करके दिखाऊंगी पैड थाई नूडल्स का। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, जल्दी जल्दी से हमें करना है काम। पैड थाई नूडल्स के लिए मैंने ब्रेक में क्या किया कि आपको मैंने बताया था सेसमी सीड ऑयल मैंने शामिल कर दिया था, यानी कि सफ़ेद तिल का तेल 1 खाने के चमचे के बराबर, डालडा कुकिंग ऑयल 2 खाने के चमचे के बराबर। उसके बाद मैंने उसमें चॉप्ड लहसुन शामिल किया, 1 खाने का चमचा चिकन शामिल किया और तेज़ आँच पर इसको मैंने पका लिया। अच्छा, साथ में मैंने 1 अदद इसमें चिकन क्यूब भी ऐड की थी। और यहाँ पर अभी मैंने क्या किया कि मैंने इसमें 1 अंडा शामिल कर दिया। और इस अंडे को, अच्छा ये पैड थाई नूडल्स की एक जो है ना वो ख़ास चीज़ है कि इन वाले नूडल्स में अंडा हमेशा लाजमी शामिल किया जाता है। आई एम वेटिंग कि इसकी शेप अच्छी से डेवलप हो जाए, उसके बाद मैं फिर इसमें बाकी के लवाजमात ऐड करूँगी। और यहाँ पे कि मैंने गाजरें शामिल कर दी, बहुत ज़्यादा गाजरों को हम पकाएंगे नहीं, और अंडे को पकाएंगे, गाजर, चिकन
अच्छा, साथ ही में मैं अब इसमें शामिल कर दूंगी सम पीनट्स, क्योंकि आपको पता है थाई रेसिपीज़ हो, इंडोनेशियन रेसिपीज़ हो और उसमें पीनट्स ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये मूंगफली शामिल की है, सॉल्टेड नहीं है। इसके साथ में मैं इसकी आंच बिल्कुल फुल कर दूंगी और इसमें मैं ऐड कर दूंगी हमारे राइस नूडल्स। ये राइस नूडल्स मैं ऐड कर दूंगी। ये फ्लैट राइस नूडल्स हैं, अगर आप चाहें तो आप इसे नॉर्मल वाले जो राइस नूडल्स होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, बट दीज आर द फ्लैट वंस। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम करेंगे शामिल, जो कि है थाई रेड चिलीज़, बहुत ही स्पाइसी मज़ेदार सी ये होती हैं। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे अ बिट ऑफ ब्राउन शुगर, और ये मैंने थोड़ा सा चिकन स्टॉक सा बना के रखा हुआ था, ये हम ऐड करेंगे। एंड वी आर गोना मिक्स दिस थिंग अप। थोड़ा सा टॉस करेंगे, आप इसको 2 कांटों की मदद से भी टॉस कर सकते हैं। तो चिकन मैंने ऐड कर दी इसमें। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसमें ऑयस्टर सॉस, फिश सॉस, सोया सॉस ऐड कर सकती हैं। सोया सॉस मैंने शामिल किया था ब्रेक में, लेकिन मैंने इसमें फ़िश सॉस ऐड नहीं किया क्योंकि इसकी ख़ास महक होती है। हालांकि हमेशा पैड थाई में ऐड किया जाता है, मैंने नहीं किया क्योंकि वो फिर लोगों को पसंद नहीं आती, लगता है जैसे आपने चिकन की बजाय मछली शामिल किया। एंड थोड़ा सा अगर आप चाहें तो आप इसमें मज़ीद ऑयल भी कर सकती हैं शामिल। एंड आई विल जस्ट मेक श्योर कि ये नूडल्स जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये मैं ऐड कर दूंगी हरा प्याज। अच्छा जी, अब हम लाएंगे हमारा ये सर्विंग प्लेटर, इसको मैं कर दूंगी यहाँ पे प्लेस। थोड़ा सा अदरक मैं इसमें ऐड करूँगी, फ्लेम में कर दूंगी बंद, और अब हम इसकी एक्चुअल करेंगे टॉसिंग लाइक दिस। ये हमने कर दी इसकी टॉसिंग। मैंने इसमें लेमन भी ऐड किया है, सफ़ेद सिरका भी थोड़ा सा शामिल किया है। एंड देयर यू गो विद योर यमी पैड थाई नूडल्स। और अब हमारे पास टाइम हुआ है ब्रेक पे जाने का। ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आका साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के हवाले से, यानी कि अल्लाह ताला ने जो जो भी हमें नेमतें दी हैं उनका इस्तेमाल आखिर करें कैसे। तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। और रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे थे शुक्रगुजारी के बारे में कि कितना ज़्यादा शुक्रगुजार हमें होना चाहिए अल्लाह ताला का, डिफरेंट नेमतें जो उसने हमें फराहम की हैं उससे रिलेटेड। और जनरली भी तो कहा गया है कि नेमत सिर्फ ये नहीं कि जेब में माल हो, बल्कि आँखों की बीनाई भी नेमत है, दिमाग में अच्छे ख़यालात आना भी नेमत है, दिल में किसी के दर्द का एहसास होना भी नेमत है, और दस्तरखान पर मज़े मज़े के खाने होना भी नेमत है। तो क्यों ना आज हम इन नेमतों के बारे में बात करें और देखें कि ग़िज़ाइयत से इन नेमतों का क्या ताल्लुक़ है, और इन नेमतों को अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो किस तरह से हम ग़िज़ाइयत हासिल कर सकते हैं। मेरे और आपके फेवरेट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आका साहब। पहले कहते हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं? अल्लाह का बहुत आगा साहब, जब हम खाने की टेबल पे बैठते हैं, जब हम दस्तरखान सजाते हैं इफ्तार के लिए, तो अगर शुक्र और सब्र करके खाना खाया जाए तो उसमें ज़्यादा बरकत है, या बस वैसे ही आप खाने पे टूट पड़े? देखिए, वादे हर मेयार के होते हैं। एक वादा है रब का, और वो वादा ये है कि तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं ज़्यादा दूंगा। सही। तो शुक्रगुजारी की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जब हम अपने रब का शुक्र अदा करेंगे तो इस वादे के साथ कि वो रब हमें ज़्यादा देगा, और देगा, फिर रब बहुत देगा, और इतना कि तुम जितना शुक्र अदा करते रहोगे उतना ज़्यादा तुम्हें मिलता रहेगा। सही। वो बहुत
पुरानी एक वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो किसी बस्ती में गए तो एक शख्स इंतहाई गरीब था और उस शख्स ने यह कहा कि मूसा तंग आ गया ज़िंदगी गुजारते गुजारते, अपने रब से कहो कि जितना मेरे नसीब में ज़िंदगी का है सब दे दे, इकट्ठा दे दे। सही। अल्लाह के रसूल ने जाकर के मांगा, मिल गया, वो सब ले जाकर ले लिया कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे नसीब का जो कुछ है बस यही है, ले लिया, चले गए। कुछ अरसे के बाद वहाँ उस आबादी में आए तो किसी अमीर तरीन शख्स का नाम सुना। जब जाकर उससे मिले तो पता चला कि ये तो वही शख्स है। तो हज़रत मूसा ने अल्लाह से दरियाफ्त किया कि या मेरे रब, ये क्या माजरा है? तूने तो कहा था बस इसके नसीब का यही है। तो कहा कहाँ, उससे पूछो कि उसने क्या किया था। उसने बस एक वक्त की रोटी खाई थी, उसके बाद बाकी जो कुछ था उसने हमारी राह में दे दिया था। ब्यूटीफुल। जब उसने हमारी राह में दिया तो हमने वादा किया है कि हम 70 गुना लौटाएंगे। हम तो आज उसका कर्ज लौटाते रहते हैं, वो हमारी राह में लेता रहता है। सही। ये है शुक्रगुजारी। ये है शुक्रगुजारी। आगा साहब, हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनके पास अल्लाह का दिया हुआ मॉनेटरी बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो उनके पास सारे वो चीज़ें होती हैं, तमाम वो सहूलियात मैसर उनको होती हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास हमें अपेरेंटली कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता और हम उनसे पूछते हैं कि कैसी गुजरी है ज़िंदगी, आप कैसे हैं, तो वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस अल्हम्दुलिल्लाह लफ्ज़ की कितनी अहमियत है, और अगर हम खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जैसे ही कोई अच्छी चीज़ हमें मिले अल्हम्दुलिल्लाह कहें, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हकीकत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉम्पैक्ट शुक्रगुजारी है जो इंतहाई मुख्तसर वक्त में आप कर सकते हैं। अगर अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीखें तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह की तालीम की बात अगर मैं करूं तो मैं रिलेट करूंगा छींक से, कि अगर किसी शख्स को छींक आए तो सबसे पहले उसे अल्हम्दुलिल्लाह कहना है और उसके जो साथ लोग बैठे हुए उन्हें भी शुक्रगुजारी का वो करना चाहिए। अच्छा, इस अल्हम्दुलिल्लाह के पीछे भी एक और बात है कि उस छींक के पीछे अब जदीद तहकीक इंसान की जो कहती है वो ये कहती है कि एक लम्हे के लिए हार्ट सिंक करता है, उस सिंक के बाद जो नई ज़िंदगी है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह से हम अपनी वो ज़िंदगी शुरू करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ की निशानदेही की कि अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉम्पैक्ट शुक्रगुजारी का लफ्ज़ है जो इंसान को हर वक्त अदा करना चाहिए। बिल्कुल। शुक्रगुजारी की बात हो रही है आगा साहब, तो कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं इतनी सारी नेमतों को जो हमारे दस्तरखान पे, हर एक के दस्तरखान पे होती हैं। तो ये जो सारी नेमतें हमें अल्लाह ताला ने दी हैं, इनसे हम अपनी ग़िज़ाइयत का कैसे ख्याल रखें? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कहेंगे कि इनका ज़रूर इस्तेमाल होना चाहिए रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर, ताकि ग़िज़ाइयत हमें मिलती रहे? देखिए, ग़िज़ाइयत का ताल्लुक़ चीज़ के इंतखाब से, ग़िज़ा के इंतखाब से। ग़िज़ा के इंतखाब में 3 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ग़िज़ा जो है वो ताज़ा पकी हुई हो। जो लोग ताज़ा ग़िज़ा के बजाय बार बार उसको फ्रिज में रखते हैं और निकालते हैं और फिर गर्म करते हैं और फिर रख देते हैं, ये ग़िज़ा अच्छी ग़िज़ा नहीं है। सही। हालांकि ग़िज़ा वही है और हमारी कैलकुलेशन की ग़िज़ाइयत भी वही है, लेकिन बार बार फ्रिज में रखना और बार बार निकाल कर गर्म करना, क्या वाकई वो ग़िज़ाइयत, वो उसके अंदर जो खुशबू है वो बाकी रहेगी? यकीनन फ़र्क आ गया। तो मेरी दरख्वास्त ये कि जो कुछ हमारे पास नेमतें रखी हुई हैं इनकी ग़िज़ाइयत अपनी जगह पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब क्या हमें खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, इसके चंद आदाब हैं। बताइए। बिल्कुल। सबसे पहला अदब ये है, ज़ाहिर है तो रमज़ान है, भूख लगी रही होती है, जब तक भूख न लगे तब तक खाना मत खाओ। सही। तो भूख लग रही है, खाना खा रहे हैं आप। नंबर 2, इंतखाब आपके खाने का बहुत अच्छा होना चाहिए। नंबर 3, जिस माहौल में आप खाना खा रहे हो वो माहौल अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो ना कि मेरे एक हाथ में जो है वो मोबाइल है और दूसरे हाथ में मेरा खाना है। बिल्कुल। ये वो बिल्कुल ख़राब माहौल है। सही। और तीसरे, कभी भी तय कर लें कि खाना तेज़ नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोगों का होता है कि बस जो सामने ही मैं जल्दी से अपने पेट में मुंतकिल कर लूँ, ये इंतहाई गलत वक्त है। इसलिए कि खाने को हमारे जिस सलाइवा की ज़रूरत है उसको सुकून के साथ खाना ही ग़िज़ाइयत को बेहतर करता है। बिल्कुल। इंतखाब खाने का हमेशा ताज़ा खाना होना चाहिए, चाहे वो फ्रूट्स हों,
चाहे वो पका हुआ खाना हो लेकिन वो फ्रेश हो। अक्सर आगा साहब कोई रिलेशनशिप होता है, हम ये बात करते हैं कि जी आप मेरी तरफ देख के बात नहीं कर रहे या आप तवज्जो नहीं दे रहे, अक्सर जो वाइफ्स होती हैं वो हस्बैंड्स को कहते हैं, तो क्या हम ये सेम रूल और लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकते कि नेमत अल्लाह ताला की है, खाना है, और हम अगर उसको वैसे ही सिर्फ फॉलो कर लेंगे, जल्दी जल्दी खाएंगे, तो क्या ये खाने की, क्या ये नाशुक्री नहीं है कि हम उस चीज़ को वैल्यू ही नहीं कर रहे, उसको इन्जॉय ही नहीं कर रहे? आयशा, आप बहुत नाजुक बात कह रही हैं फॉर मी। असल बात ये है कि जो आपके आगे रिस्क रखा है, दरअसल ये राज़िक का तोहफा है। सही। मेरे दिए हुए तोहफे को अगर मैं किसी के कचरे के डब्बे में देख लूँ तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। बिल्कुल। तो मेरा रब को क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल। वो रिस्क दरअसल अल्लाह का तोहफा है। उस रिस्क की बेइतनाई, उस रिस्क से लापरवाही इंतहाई शदीद जुर्म है। और अगर अपने अंदर हौसला पैदा करना है, और ख़ास तौर से हमारी बच्चियों को, तो मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा। खाना बाज़ औक़ात किसी को पसंद होता है, किसी को पसंद नहीं होता। अगर आपको कोई खाना पसंद नहीं है तो एक मर्तबा उसका निवाला लीजिए, एक लम्हे के लिए रुकिए और अपने रब से कहिए, मेरे रब, मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए खा रहा हूँ, इसलिए खा रही हूँ कि ये तेरा रिस्क है और मैं इस रिस्क से बेइतनाई नहीं कर सकती। वो निवाला आप खा लीजिए। खुदा की कसम, आपके अंदर हौसले में, आपकी हिम्मत में, आपकी बर्दाश्त में कितना इजाफा होगा इसका अंदाज़ा ही नहीं है। और फिर उसके बाद उस रिस्क को खाकर अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो दरअसल ये है शुक्रगुजारी। बेशक बेशक, इतनी खूबसूरत बात की। आगा सामने कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, नदीम है, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नदीम साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी मुझे आगा साहब से पूछना है कि मैं ना जब चावल वगैरह खा लेता हूँ या ठंडी कोई भी चीज खा लेता हूँ, मुझे नजला हो जाता है। ठीक है। और अक्सर नजला रहता है, उसके बारे में मुझे कोई मेहरबानी करें। सही। आगा साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? नहीं। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इनको ज़्यादातर फ्लू रहता है। अभी जो मैं आदाब की बात कर रहा था कि खाने के जो बेसिक आदाब हैं, उसमें एक अदब ये भी है कि खाना हमेशा हल्का सा गर्म हो। सही। खाना ठंडा नहीं होना चाहिए। सही। अगर गर्म खाना खाएंगे तो ये बीमारियां भी नहीं होंगी। सही। और जब गर्म खाना हो तो कितना गर्म हो, ये भी एक उसूल है, कितना गर्म हो। तो उस गर्म का उसूल ये है कि आप अपने हाथ से खाना खाइए। ये जो हाथों की उंगलियों का टेम्परेचर सेंस है, ये आपको बता देगा कि आपकी बॉडी में कितना टेम्परेचर जा रहा है, आपकी बॉडी उसको अवेयर कर लेगी। सही। तभी हम देखते हैं हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली भी कि हाथ से खाने का रिवाज रहा है। यकीनन। और हाथ से खाना ही सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बात की बात है कि टेम्परेचर मेंटेनेंस उसने कर ली, नंबर एक। नंबर दो बात है कि मैंने एक रिपोर्ट बड़ी देखी थी BBC पर, वो ये कि जितने भी हमारे चमचे हैं या फॉक्स हैं, इनको एक ना एक बैक्टीरिया इसके अंदर ऐसा होता है जो हमारे धोने के बावजूद, गर्म पानी से धोने के बावजूद रह जाता है। जब ये पहली रिसर्च आ रही थी BBC पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रही थी, तो एक बंदे ने खड़े होकर पूछा उस रिसर्चर से, उस साइंसदान से, कि अब हमारे पास रास्ता क्या रह गया खाने के लिए? उसने कहा, ये हाथ, इसके अंदर से कोई बैक्टीरिया नहीं जा सकता, इसलिए कि आपका अपना हाथ है। That is beautiful. आप देखिए, अपने हाथ से खाना खा रहे हैं तो इसमें कोई बैक्टीरिया जा ही नहीं सकता। बिल्कुल। नंबर एक, इसलिए खाना खाने से पहले हाथ धोने का हुक्म है। और हाथ धोने के हुक्म के साथ एक हुक्म और भी है कि खाना खाने से पहले अगर आप हाथ धो रहे हैं तो उसके बाद आपको हाथ पहुँचने की इजाज़त नहीं है। सही। हाथ धोने के बाद डायरेक्ट आपको खाना खाना है। और बॉडी का टेम्परेचर जो है वो आपको बताएगा कि आप कितना गर्म खाना खा रहे हैं, आपकी बॉडी में कितना गर्म खाना जा रहा है, हमारी बॉडी उसका अवेयर करेगी। ब्यूटीफुल। रसीद साहब की कॉल भी, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या पूछना चाहेंगे आगा साहब से? जी मेरा सवाल है कि मेरे हाथ पाँव गर्म रहते हैं, हल्का सा बुखार जैसे होता है जिस्म में। ठीक है। इस बारे में मुझे आगा साहब से पूछना है कि इसके लिए कोई ट्रीटमेंट या कोई टेम्परेचर नापा है आपने? कभी टेम्परेचर नापा है थर्मामीटर से? नहीं, टेम्परेचर कभी नहीं नापा। क्यों? बस मुझे फील होता है कि जिस्म में गर्माहट। अच्छा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आगा साहब आपको रिप्लाई करते हैं। आगा साहब, हमें ये लगता है कि जी 98 का मतलब है 98 फॉर एवरीबडी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। क्या बात है, बिल्कुल। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो सोच है वो एक जैसी है। देखिए, एक शख्स लड़काना में रहता है, एक शख्स मुल्तान में रहता है और एक शख्स हुंजा में रहता है, गिलगित में रहता है। क्या हर एक का टेम्परेचर एक जैसा होगा? डेफिनेटली नॉट। तो
तो 98.5 जो है ये हर एक का नॉर्मल टेम्परेचर नहीं हो सकता, दिस नॉट पॉसिबल। सही। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मुझे बुखार महसूस होता है, मे बी पॉसिबल इनका बुखार जो है वो 96 नॉर्मल हो। सही। 97 जब हो गया उनका बुखार तो उन्हें जो बुखार महसूस हो रहा है मे बी पॉसिबल थर्मामीटर में ना आए। सही। थर्मामीटर तो 97 या 97.5 बता रहा है, लेकिन उन्हें टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर के एहसास का मतलब ये है कि आपके जिस्म में कोई ना कोई इन्फेक्शन है। सही। उस इन्फेक्शन का इलाज करवाइए, जब इन्फेक्शन का इलाज करेंगे तो वो टेम्परेचर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ठीक है जनाब, बिल्कुल आप भी हमें कॉल्स कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं वो ग़िज़ाइयत के हवाले से बिल्कुल पूछ सकते हैं। टाइम हुआ है छोटी सी ब्रेक पे जाने का, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे आगा साहब से ग़िज़ाइयत के बारे में। जल्दी से टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार, और रौनक इफ्तार में हम शुरू में बात कर रहे थे कि शुक्रगुजारी हमें जो है वो शो करते रहने चाहिए ज़िंदगी में हमेशा। अल्हम्दुलिल्लाह का इस्तेमाल जनरली दिल से भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी सारी नेमतें फ़राहम की हैं। आगा साहब से इस वक्त बात हो रही है और ग़िज़ाइयत के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आगा साहब कभी आपने इस तरह से इस चीज़ को सोचा है कि अगर हम शुक्रगुजारी दिल से फ़ील करें कि जी अल्लाह ताला ने जितना भी हमें दिया है, जो भी है अल्लाह का शुक्र है, कंटेंटमेंट आएगी ऑटोमेटिकली, सेटिस्फैक्शन जो है वो हमें फ़ील होगी। और जब हम खुश होते हैं यूजुअली तो हम क्या होता है कि हम कंटेंटमेंट में आ जाते हैं, यानी कि हम बहुत मुतमईन हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि चलो जी ज़िंदगी में बहुत जो भी है वो सही है। खाना खाते हैं, ऑब्वियसली जब खुश होंगे तो खाने की जो ग़िज़ाइयत है वो हमें मिलेगी। इसी तरह से जब हम पानी पीते हैं तो भी जो है वो हमें उस पानी की ग़िज़ाइयत मिलेगी। लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा है कि अगर आप परेशान हैं, हर वक्त स्ट्रेस में हैं, हर वक्त जो है वो आप ये सोच रहे हैं कि किस तरह से इस परेशानी से निकला जाए, मुझे बड़ा घर कब मिलेगा, मुझे बड़ी गाड़ी कब मिलेगी, तो जो भी खाना आप खा रहे हैं उसमें जितने मर्ज़ी विटामिन्स हों, क्या आप हेल्दी रह सकते हैं? मुझे इस बात पे डाउट है और मैं आगा साहब से भी ये बात जानूंगी, और आप भी हमें कॉल्स करके सवाल पूछ सकते हैं आगा साहब से कि अगर आपको खाने की ग़िज़ाइयत हासिल करनी है या आपने जनरली ज़िंदगी में खुश रहना है तो किस तरह से जो है वो आप ये काम कर सकते हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत सी बात भी मैं आपके साथ करूँगी शेयर, और वो ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम जितना ज़्यादा शुक्र अदा करोगे मैं उतना ज़्यादा तुम्हें नवाजूँगा, और अगर तुम शुक्र अदा नहीं करोगे, नाशुक्री करोगे, तो मैं वो चीज़ें जो कि मैंने तुम्हें फ़राहम की हैं मैं वो ले भी सकता हूँ। तो वाकई अल्लाह के बस में सब है। कोई भी चीज़ हमें मिलती है वो इसीलिए मिलती है कि अल्लाह ताला चाहता है, और कोई भी चीज़ हमसे छिनती है तो वो भी इसीलिए छिनती है क्योंकि हमारी किस्मत में नहीं होता, वो चीज़ अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में नहीं लिखी होती। तो आगा साहब, खुश रहना, कंटेंट रहना, इसका ताल्लुक़ है कि ग़िज़ाइयत की एब्ज़ॉर्प्शन से हमारी बॉडी में? आपने इस पूरी गुफ्तगू में 2 मरतबा दिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि दिल के इत्मीनान की वजह। मैं पूरी आपकी इस बात को एक बात से कंक्लूड कर रहा हूँ। सही। एक 4 साल का बच्चा है, वो किसी तकरीब में गया है, बड़ी तकरीब है, और वहाँ वो अपनी माँ से बिछड़ गया है। वो रो रहा है, परेशान है। अचानक उसे माँ मिलती है, जो भी उसके लिए परेशान थी। वो दौड़ता है और जाके अपनी माँ से लिपट जाता है। वो सुकून, वो कंटेंटमेंट कैसी होगी? उसका कोई जवाब नहीं है कोई नहीं, कोई एब्सोल्युटली नॉट। अगर कोई शख्स ये सोच ले कि मैं जिसकी पनाह में हूँ वो इस माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाली ज़ात है, सुभान अल्लाह। मैं ये तय कर लूँ कि उसका कोई फ़ैसला मेरे लिए गलत हो ही नहीं सकता, वो मैं ये तय कर लूँ कि उसके दिए हुए वक्त से बेहतर वक्त कोई नहीं हो सकता, तो फिर वो कंटेंटमेंट, वो सुकून जो हमारे दिल में उतरेगा वो कोई कम होगा? बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने बातें फरमाई, ये तमाम बातें वही हैं कि मुझे कितना मिलना है, मुझे कैसे मिलना है,
मुझे कब मिलना है। अगर हम इन चीज़ों पर, अल्लाह की रिस्क पर, अल्लाह के अता पर राज़ी हो जाएं तो फिर हमारा बचा क्या, बिल्कुल नुकसान तो फिर कुछ भी नहीं है। एब्सोल्युटली। और हकीकत में यही है कि अगर अल्लाह के फ़ैसलों पर बंदा राज़ी रहना सीख ले और हर लम्हे पर उसके दिल से अल्हम्दुलिल्लाह निकले। और अगर दिल की बात करें तो हमारे यहाँ आज तो मेडिकल साइंसेस कहती है कि दिल तो सिर्फ एक पंप है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए कि ईमान बिल क़ल्ब व तस्दीक बिल लिसान, दीन ये है कि आप जो है ज़बान से तस्दीक करो लेकिन ईमान लाओ दिल से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि फ़लाँ शख्स ये गुनाह करेगा तो मैं उसके दिल पे मोहर लगा दूँगा, ये निशान डाल दूँगा। ये सारी चीज़ें अगर देखें तो ये दिल का जो इत्मीनान है, जिस लफ्ज़ का आप कंटेंटमेंट कह रही हैं, दरअसल वो दिल का वो इत्मीनान है जो अल्लाह के भरोसे की बुनियाद पर ही हासिल होता है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली सेड। और आगा साहब, इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि जब हम ग़िज़ाइयत की बात कर रहे होते हैं और जब हम शुक्रगुजारी की बात कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जी अभी ग़िज़ाइयत टॉपिक है, न्यूट्रिशन यानी कि हेल्दी रहना, यानी कि सेहतमंद तंदुरुस्त रहना। तो अब तो आगा साहब बताने वाले हैं बहुत ही महंगी चीज़ें, या हम आपको बताने वाले हैं कि जी ये महंगी चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आगा साहब, अगर अफ्तार हो, सादा हो, कम चीज़ें हों, ग़िज़ाइयत से भरपूर हो, ऐसा मुमकिन है? खजूर से ज़्यादा ग़िज़ाइयत कहाँ से लाएंगे? सही। अगर इफ्तार में आपके पास खजूर हो और पानी हो, मैं ग़िज़ाइयत की बात कर रहा हूँ, मैं खुराक की बात जब कर रहा हूँ तो जो उसूल हैं खाने के, उन उसूलों में खाने के बारे में मैंने आपसे अर्ज़ की कि खाना गर्म हो, इसलिए कि वो हरारत हमारे खाने को हज़म करने के लिए होगी। जिस ग़िज़ाइयत की हम बात करते हैं दरअसल वो हरारत है, कैलोरीज़ है ना। कैलोरी होती क्या चीज़ है? कैलोरी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने में जितनी हरारत लगती है वो हरारत कैलोरी है ना। सही। तो कैलोरी मीन हरारत, और ग़िज़ाइयत का मतलब कैलोरी, तो इसका मतलब जो ग़िज़ाइयत है वो हरारत है। तो उस हरारत को ठंडा करने के लिए अगर मैं बर्फ़ीला पानी पी लूँ, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लूँ, तो इसका मतलब मैंने उस टेम्परेचर को कम किया। और खाने के आदाब में मुझसे अगर कहें तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी का इस्तेमाल भी आपके मैदे की ग़िज़ाइयत के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। कम कर देता है, बिल्कुल। रूम टेम्परेचर का पानी नीम गर्म अगर हो सके तो क्या ही बात है। कॉलर हमारे साथ है, अली साहब मौजूद है, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अली साहब, पहले तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम जो है वो कम कर दीजिए, वरना आपका सवाल हम नहीं पहुंचा पाएंगे आगा साहब तक। टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ म्यूट कर दें। ठीक है जी। जी, अब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब से मेरे ये सवाल है, मैं अली हुसैन, गिलगित बल्तिस्तान, करदोशी घर से ताल्लुक़ है मेरा। जी जी। तो मैं दिन भर रोज़ा रखता हूँ और रात को इफ्तारी नहीं खा सकते। क्यों? खाना बिल्कुल नहीं खा सकते हम। क्यों नहीं खा सकते आप खाना? तो डॉक्टर साहब से यही पूछना था क्या क्या वजह है और कोई दवाई वगैरह है? अच्छा, आप क्या गिलगित में रहते हैं, कहीं और रहते हैं? नहीं, गिलगित करदोशी घर से ताल्लुक़ है मेरा, मैं घर से ही फ़ोन कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अभी आपको जवाब मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी आगा साहब, वो खाना खा नहीं पाते। असल में सारा दिन अगर मैदा खाली रहे और आप एकदम तेज़ी के साथ उसको भरने की कोशिश करें तो वो रिवर्स कर देगा। हमेशा खाने को आहिस्तगी से खाएं। होता यह है कि सारा दिन रोज़ा रखने के बाद किसी को शदीद प्यास लग रही है और वो इकट्ठे 2-3 ग्लास पानी पी ले तो उसके बाद उसके लिए मसाइल बढ़ जाए। सही। अगर उस वक्त तो थोड़ा सा सब्र से काम ले, 2-3 खजूरें ले ले, आधा ग्लास नीम गर्म पानी रूम टेम्परेचर का, वो अगर इस्तेमाल कर ले तो आम तौर पर उसे वॉमिट नहीं होगी। थोड़ी सी देर रुक जाएं, उसके बाद फिर खाना खाएं तो फिर ये तमाम चीज़ें बेहतर होंगी। ज़्यादा बेहतर तरीक़ा ये है कि ये तमाम चीज़ें थोड़ी सी मकदार में ले ली जाएँ, मगरिब की नमाज़ पढ़ ली जाए, मगरिब की नमाज़ के बाद आप बैठ के खाना खाइए, इंशाअल्लाह ताला आपसे खाना खा लिया जाएगा। बिल्कुल। और ये चीज़ मैंने आगा साहब आप में भी देखी, और इसका भी एक्चुअली देखा जाए तो सब्र करने से, शुक्र करने से, सब्र करने से बहुत गहरा ताल्लुक़ है कि जब भी अफ्तार होती है, और मैंने हमेशा ऑब्ज़र्व किया कि आगा साहब
बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ये जो है वो सोचते हैं कि अच्छा मैं क्या लूँ, मैं ज़ाया ना करूँ, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आगा साहब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे ही अफ्तार होती है तो दे जस्ट वांट टू हैव एवरीथिंग कि जी कोई और ना बस उस वक्त खा ले। तो मुझे लगता है ये भी आप अल्लाह ताला का शुक्र नहीं अदा करें, आपको इस बात पे यकीन नहीं है कि अल्लाह ताला आपको अगले दिन इससे ज़्यादा फराहम करेगा खाना। अच्छा, ये बड़ी नाजुक सी दिल की बातें हैं, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ और शायद ये बात हमें समझनी चाहिए कि स्कूल तालीम दे सकता है, तरबियत नहीं। सही। तरबियत माँ बाप देते हैं। सही। और एक जुमला कहीं मैंने पढ़ा था कि तबला बजाने वाले दादा को अपनी पोतियों के नाचने पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। सही सही, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और इसका ताल्लुक मुझे लगता है आगा साहब ऑप्टिमिज़म से भी है कि जब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं तो अगर देखा जाए तो इन्फिनिटी इज़ देयर, कि पैसे की कोई भी जो है वो एक काउंट नहीं है कि जी इसके बाद आप और ज़्यादा पैसा हासिल नहीं कर सकते। खूबसूरती का कोई काउंट, कोई ख़त्म कहीं नहीं होती। देयर इज़ ऑलवेज समबडी हु इज़ प्रिटियर देन यू, हु इज़ रिचर देन यू। तो जितना भी आपके पास है उसमें ऑप्टिमिस्टिक रहना, यानी कि उसमें खुश रहना कितना ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है, वरना देखिए कुरान करीम ये फरमाता है कि हमने इंसान को पैदा किया है छोड़दिला, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाने वाला, और एक मकाम पर यह भी फरमाया है कि हम इसको सोने का अगर एक पहाड़ दे लें तो ये दूसरे की तमन्ना करने लगी। सही। और वो एक छोटा सा वाक़या पड़ा था, कोई बुज़ुर्ग थे, उनके साथ पीछे 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 एक शख्स जाने लगा, तो उन्होंने कहा बोलो क्या मांगते हो? तो कहा ये सोने का पहाड़ कर दें। उन्होंने उंगली उठाई, पहाड़ सोने का हो गया। तो कहा ये तो कम है। आपने दूसरे पहाड़ की तरफ उंगली उठाई, दूसरा भी पहाड़ सोने का हो गया। उसने कहा ये तो कम है। तीसरे और चौथे की तरफ उंगली की, चारों पहाड़ सोने के बन गए। फिर भी वो शख्स उनकी जान नहीं छोड़ रहा था, पीछे जा रहा था। उन्होंने कहा कि भाई अब क्या चाहते हो? कहा आपकी उंगली। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। और अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद हम इस बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे कि जी कौन सी ऐसी वो लिमिट है जिस पे आकर हमें पता चल जाए ग़िज़ाइयत भी हमें भरपूर मिल रही है, ज़िंदगी हमारी अच्छी है और मुतमईन अब हमें होना है। छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार, और रौनक इफ्तार में हम बात कर रहे थे ग़िज़ाइयत के हवाले से। आगा साहब ने हमें एक बहुत ही मज़ेदार सा दिलचस्प सा वाक़या भी बताया, नॉट ग़िज़ाइयत बट एक्चुअली शुक्रगुज़ारी के बारे में, कि इंसान की फ़ितरत है कि इंसान बस मांगता रहता है कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो हमने इससे ये सीखा कि कंटेंटमेंट बहुत ज़रूरी है, चाहे आपके पास एक भी सोने का पहाड़ ना हो, मगर कोई छोटा सा किसी भी चीज़ का पहाड़ हो, सो यू नीड टू बी हैप्पी अबाउट दैट। आगा साहब, इन अ नटशेल इफ़ यू टॉक अबाउट ग़िज़ाइयत, न्यूट्रिशन के हवाले से अगर हम बात करें तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि वी आर श्योर कि हमें जो भी खाना हम खा रहे हैं दैट इज़ न्यूट्रिशियस फॉर अस? देखिए, पहली बात तो ये कि ताज़ा खाना होना चाहिए। दूसरे, ग़िज़ाइयत के हवाले से मुझसे अगर आप कहें तो मैं कहूँगा कि 2 खानों को मिलाकर कभी मत खाइए। सही। एक वक्त में कोशिश कीजिए कि एक खाना खाइए, आप यकीन कीजिए बीमारी आपके करीब भी नहीं आएगी। ओके। दूसरी बात, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाइए। आपको 800 कैलोरीज की ज़रूरत है, आप 800 खाइए। आपको 1200 की ज़रूरत है, 1200 खाइए। अगर आपकी उम्र कम है, आप 12 से लेकर 21 साल के दरमियान हैं, आपको 2700 कैलोरीज खानी है। सही। अगर आपकी उम्र 30 से ज़्यादा है तो फिर आपको अपने आप को मेंटेन करना है 1200 पर, और अगर आपकी उम्र 50 से ज़्यादा है तो आपको मेंटेन करना है 800 कैलोरीज पर। सही। डिपेंड करता है कि आपकी ग़िज़ाइयत की ज़रूरत कितनी है, आप काम कितना करते हैं, आपकी ज़रूरत क्या है, उस लिहाज से अपनी ग़िज़ाइयत को मैनेज कीजिए। तमाम चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। बस ये ध्यान में रखिएगा कि बहुत सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट हमारे पास थोड़ा सा ख़राब है। हमारे यहाँ ये तय है कि चने बहुत अच्छे होते हैं, डाइटिंग करनी है, चने खाना शुरू कर दो। मुझे सिर्फ ये याद दिलाना है कि 100 ग्राम चने में
318 कैलोरीज होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आप जानिए कि इसमें कैलोरीज कितनी है जो आप खाना खा रहे हैं। उस लिहाज से अपनी ग़िज़ाइयत के एतबार से अपनी खुराक लीजिए। खुराक के जो चंद उसूल हैं वो मैंने आपसे अर्ज़ किए, वो अगर इस पर अमल कर लें तो आप ग़िज़ाइयत को बेहतरीन तौर पर अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने लिए बेहतरीन ग़िज़ाइयत इस्तेमाल करना ही अल्लाह की शुक्रगुज़ारी है। और यही शुक्रगुज़ारी सबसे बड़ी हमारी नेमत है कि हमको अल्लाह ताला शुक्रगुज़ार बंदा बना दे। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब। और आगा साहब ने यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर आप शुक्र अदा करना चाहते हैं तो शुक्र अदा करें, बाकी तो हर चीज़ का जिसके बारे में हमने पूरी ट्रांसमिशन में बात भी की, लेकिन जो अल्लाह ताला ने आपको तंदुरुस्ती दी है, जो हेल्थ दी है, उसको बरकरार अगर आप रखने की कोशिश करती हैं तो वो भी शुक्र अदा करना ही है। यानी कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़े आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है, वैसे वैसे आपका खाना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बल्कि एज के अकॉर्डिंगली जितनी कैलोरीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी ही कैलोरीज़ कंज्यूम करें, अपना ख्याल रखें। ये चीज़ हर इंसान को पता होती है कि क्या चीज़ हेल्दी है, क्या चीज़ अनहेल्दी है। फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी का इस्तेमाल करें, डिफरेंट किस्म के जो मशरूबात होते हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल कीजिए, लेकिन कम से कम कीजिए और अपनी बॉडी का अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल होगी हमारी आपसे मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।